बात करते हैं बुलेटिन की पहली बड़ी खबर के साथ, जहां पर धामी कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो चुकी है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई थी, जो अब संपन्न हो चुकी है। विभिन्न विभागों के संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है आज। इसी के साथ शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, राजस्व, ऊर्जा से जुड़े मुद्दों पर भी प्रस्ताव जो है आज पेश किया गया है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में विशेष शिक्षा सेवक नियमावली 2025 को भी यहां पर कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से उत्तराखंड विशेष शिक्षा सेवक जो नियमावली है उसको मंजूरी मिल गई है कैबिनेट की ओर से। धामी सरकार के कैबिनेट में एक अहम फैसला जो है वो लिया गया है आज। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में जो है बैठक संपन्न हुई है। उसके बाद कई सारे विषयों पर चर्चा हुए हैं, जिसमें खास तौर पर शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, राजस्व, ऊर्जा से लेकर कई और अहम ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर आज चर्चा जो है की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में आज मुख्यमंत्री धामी की जो कैबिनेट बैठक है वो संपन्न हो चुकी है। और शिक्षा के क्षेत्र में खास तौर पर देखिए एक बड़ा फैसला जो है धामी सरकार की ओर से लिया गया। ऐसे में उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को भी जो है यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है कैबिनेट की ओर से। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, जहाँ पर उत्तराखंड में अब मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक चल रही थी, सुबह 11 बजे से बैठक चालू हुई थी, वो संपन्न हो चुकी है। जहाँ पर कई सारे अहम मुद्दों पर आज बैठक ने फैसला सुनाया है और लिया भी है। और इसी में आपको बता दें कि अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विषय जो हैं उन पर भी चर्चा जो है आज करी गई है। साथ ही शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, राजस्व, ऊर्जा से लेकर कई ऐसे मामले हैं जहां पर आज प्रस्ताव जो है धामी सरकार में पेश किए गए हैं और प्रस्तावित हुए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड विशेष शिक्षा सेवा नियमावली 2025 को भी यहां कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं तहलका पर किस तरीके से धामी कैबिनेट की जो पूरी बैठक है वो अब संपन्न हो चुकी है। सुबह 11 बजे जो है वो बैठक चालू हुई थी। कई सारे ऐसे विषय थे जिस पर मोहर लगनी थी, जिसके बाद अब मोहर जो है लग चुकी है। खासतौर पर शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, राजस्व और ऊर्जा से जुड़े हुए जितने भी मसले हैं उन पर जो है प्रस्ताव पेश किया गया था। जिसके बाद अब धामी सरकार ने एक अहम फैसला यह भी लिया कि उत्तराखंड विशेष शिक्षा नियमावली 2025 को यहां पर मंजूरी कैबिनेट की ओर से दे दी गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ी खबर धामी सरकार से जुड़ी हुई। तो इसी पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे चैनल हेड वकील अहमद जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। वकील जी, क्या पूरा मामला है, किस तरीके से बैठक में आज कौन कौन से ऐसे अहम मुद्दे रहे जिसमें फैसला लिया गया? देखिए समृद्ध, ये धामी कैबिनेट की आज जो है ना बैठक थी और ये संपन्न हुई है। और बैठक में 4 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। पहला फैसला जो काफी लंबे समय से लंबित भी था, विशेष शिक्षा शिक्षक की जो नियमावली थी वो अभी तक लटकी हुई थी, तो उस पर इस बार 2025 की जो नियमावली है उस पर कैबिनेट की ओर से मोहर लगा दी गई है। इसके तहत जितनी भी शिक्षा से जुड़े हुए जो भी शिक्षक हैं उनको काफी राहत भी मिलेगी 2025 में आगे के लिए। ये भी हो सकता है कि कुछ भर्तियां भी खोली जाएंगी, क्योंकि जो विशेष शिक्षा के जो शिक्षक थे उन लोगों के लिए एक राहत भरा जो फैसला लिया गया कैबिनेट में ये है। दूसरा जो फैसला है वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो फैसला लगातार जो है ना भारत सरकार की तरफ से ये योजना चल रही थी, अब इस योजना को गांव-गांव तक जो है ना ग्रामीणों तक पहुंचाने का कैबिनेट की तरफ से एक मोहर भी लगाई गई है। और जिसके चलते जो पंचायत राज विभाग है उसको वो सब जिम्मेदारी सौंपी जाएंगी, क्योंकि पहले ये एक मिशन जो है ना ओवरऑल था, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो धामी की कैबिनेट की जो मीटिंग हुई है, जो बैठक हुई है, उसमें पूरी तरीके से इसको अमली जामा पहना दिया गया, जिसकी जिम्मेदारी अब जो है ना पंचायती राज विभाग को दी गई है। अब आगे देखने वाली बात ये है समृद्ध कि जैसे एक मिशन ये चालू किया गया है, ये ग्रामीणों तक पहुंचाना की जिम्मेदारी पंचायती राज की होती है। और कितने साफ सुथरे या स्वच्छ जो है ना हमारे जो प्रदेश के गांव हैं वो पूरी तरीके से कितना जो है ना साफ हो पाते हैं। हालांकि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इस पर जिम्मेदारी जिस विभाग को सौंपी जानी थी वो जिम्मेदारी भी दे दी। तीसरा बड़ा जो अहम फैसला है शीतकालीन जो वर्षाकालीन सत्र को लेके है, क्योंकि एक जिम्मेदारी कैबिनेट की तरफ से, हालांकि जिम्मेदार जो है ना सीएम धामी को बनाया गया है, क्योंकि जो वर्षाकालीन का जो अधिवेशन था विधानसभा का वो उसके तहत के
कौन सी तिथि तय करनी है, कौन सा स्थान तय करना है, क्योंकि एक कंट्रोवर्सी रहती है कि वो देहरादून में होनी है या फिर गैरसैंण में होनी है, और तिथि कौन सी जो है तय होगी, इसकी पूरी जिम्मेदारी सूबे के मुखिया जो है ना पुष्कर सिंह धामी को दी गई है। जो चौथा जो फैसला है वो सबसे अहम फैसला है, जो एकल सदस्य समिति थी उसकी जो तृतीय रिपोर्ट को जो अध्ययन करने के बाद उसके सुझाव प्रस्तुत करने के लिए जो मंत्रिमंडल की एक उप समिति बनाई गई है, और उसके तहत वो अपने सब सुझाव मंत्रिमंडल के सामने रखेगी। तो ये जो 4 अहम फैसले जो है ना लिए गए हैं, तो अपने आप में एक अहम फैसले हैं, और इनकी जिम्मेदारी पूरी अलग अलग तरीके से जिसको देनी है उसको दे दी गई है। और विशेष तौर से खास तौर से जो अधिवेशन होना है उसमें जो है ना संबित मैं आपको बताऊं कि तिथि और जगह जो है ना वो तय करने की जिम्मेदारी सीधे जो है ना सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को दी गई है। इस संबंध में देखिए वकील जी, एक बात ये भी है, पिछली बार जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें पर्यटक से लेकर जो पशुपालन विभाग है उसके कई सारे फैसले लिए गए। अब एक और कैबिनेट बैठक जिसमें शिक्षा पे खास तौर पर जो जोर दिया जा रहा है, तो ऐसे में एक के बाद एक कई सारी अहम बैठकें जो हैं वो हो रही है कैबिनेट की। तो किस तरफ इशारा जो है सरकार करना चाह रही है, प्रगति की ओर, और डबल इंजन की जो सरकार है वो कितनी महत्वपूर्ण यहाँ दिखते हुए नजर आ रही है एक के बाद एक जब कैबिनेट बैठक होते हुए दिखाई दे रही है? आपको आवाज आ रही है मेरी वकील जी? नहीं, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने तमाम जानकारियां यहाँ पर साझा करेंगे। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां पर आपको बता दें कि आईएएस बंशीधर तिवारी को एक और बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आपको बता दें बंशीधर तिवारी मुख्यमंत्री के अपर सचिव बना दिए गए हैं। इससे पूर्व बंशीधर तिवारी सूचना विभाग के महानिदेशक के साथ साथ एमडीडीए के उपाध्यक्ष भी थे, और अब उनको एक और यहां पर बड़ी जिम्मेदारी जो है सरकार की ओर से दे दी गई है। तो बंशीधर तिवारी जो कि आईएएस अधिकारी हैं, उनको अब एक और बड़ी जिम्मेदारी यहां पर सरकार की ओर से दे दी गई है। आपको बता दें बंशीधर तिवारी को अब मुख्यमंत्री का अपर सचिव के तौर पर जो है नियुक्त किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री की ओर से फैसला लिया गया है और अब मुख्यमंत्री के अपर सचिव के तौर पर भी बंशीधर तिवारी कार्यभार संभालेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आईएएस अधिकारी बंशीधर तिवारी जो पहले महानिदेशक तो थे ही साथ में सूचना विभाग के, और इसी के साथ साथ एमडीडीए के उपाध्यक्ष भी थे, लेकिन अब एक और जिम्मेदारी जो है यहाँ उत्तराखंड सरकार ने उन्हें सौंपी है, जब मुख्यमंत्री के वो अपर सचिव बना दिए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बंशीधर तिवारी से जुड़ी हुई आईएएस अधिकारी हैं, उनको अब सरकार में एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, जहां पर अब उनको मुख्यमंत्री के अपर सचिव के तौर पे भी नियुक्त किया गया है। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं किस तरीके से एमडीडीए के उपाध्यक्ष की भूमिका तो संभाल ही रहते हैं, लेकिन साथ ही महानिर्देशक भी थे सूचना विभाग के। उसके बाद अब एक बड़ा फैसला और उत्तराखंड सरकार की ओर से आया है, जहां पर बंशीधर तिवारी को अब बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और अब मुख्यमंत्री के अपर सचिव बना दिए गए। तो चलिए रुक करते हैं खबरों का। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपने 3 दिवसीय दौरे में नैनीताल के दौरे पर हैं, जिसको लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के लिए कई जिलों को फोर्स को बुलाया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 25 जून को 3 दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचेंगे और कार्यक्रम के अनुसार वह कुमाऊं विश्वविद्यालय के शेरवुड कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ वार्ता करेंगे। साथ ही उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ते इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए हैं। इसकी ब्रीफिंग आईजी एसएसपी समेत बड़ी संख्या में जो अधिकारी हैं उन्होंने ली। आईजी नीलेश आनंद ने बताया कि प्रशासन की प्राथमिकता शांतिपूर्ण तरीके से उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम को संपन्न कराना है। जो है हल्द्वानी नैनीताल जो है 2 दिन का जो भ्रमण है, जिसमें कुमाऊं यूनिवर्सिटी और उसके अलावा शेरवुड जो है स्कूल इसका विजिट है। उसमें जो है तमाम कुमाऊं जिले से जो है यहाँ फोर्स को आज ब्रीफिंग की गई, जिसमें लगभग हमारे 400 से ज़्यादा जो है पुलिस कर्मचारी अधिकारी यहाँ आए। इसके अलावा जो है 7 आईपीएस और उसके अलावा जो है 7 एडिशनल एसपी, 12 सीओज और 40 जो है उनके इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगी हुई है। इसके अलावा 3 कंपनी जो है पीएसी हमने दिया, 1 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स भी अभी दे रहे हैं हम लोग। इसके अलावा तमाम जो हमारी सुरक्षा से लगी टीमें होती है, जो कि हमारी बीडी स्क्वाड टीम है और
BR टीम है हमारी, उसके अलावा रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में सोमवार रात एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के आक्रोशित परिजनों ने सिविल अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ की और डॉक्टर के साथ भी मारपीट की। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को शांत किया और पीड़ित डॉक्टर ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रात भगवानपुर टोल प्लाजा पर एक युवक की मौत हो गई थी। उसके परिजनों ने यहाँ सिविल अस्पताल में आके डॉक्टर के साथ में मारपीट भी की है और तोड़फोड़ भी की है इमरजेंसी से। क्या जानकारी में मामला आया है? देखिए, इंस्पेक्टर गंगनाथ ने ये बात बताई है मुझे कि वहाँ अनावश्यक रूप से डॉक्टरों पे थोड़ा हाथ से ट्रीटमेंट किया उन लोगों ने, तो एक तहरीर प्राप्त हुई है जो उसमें फैक्ट होंगे उसके हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई करेंगे। सर, अस्पताल के अंदर ही आके खुलेआम गुंडागर्दी है? नहीं, अब ना वही मैं बता रहा हूँ, अब आप क्या कह रहे हैं और वहाँ क्या तथ्य थे उसके हिसाब से इस बार जो कंप्लेन आई है, कंप्लेन के तथ्य और जो घटनाक्रम था उसकी पूरी पड़ताल करने के बाद जो लीगल कार्रवाई आगे होगी वो करेंगे। खबर हल्द्वानी से है, जहां प्रशासन की लापरवाही से एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि एक परिवार अपने बच्चे की डिलीवरी कराकर सकुशल वापस लौट रहे थे, तभी गाड़ी अनियंत्रित होकर पास की ही नहर में जा गिरी। इसमें लगभग 7 लोग सवार थे और बताया जा रहा है कि इसमें 4 दिन का बच्चा भी शामिल था। दरअसल बारिश के चलते रोड में गड्ढा दिखाई नहीं देने से इस घटना के बाद हल्द्वानी शहर में हड़कंप मच गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना हुई थी आज सुबह? जी सर, हम जा रहे थे, थोड़ा सा गड्ढा पड़ा था तो खड्डे से गाड़ी गई भैया जाती एकदम गाड़ी तुरंत पड़ गई। आज सुबह से ही नगर निगम की टीम जितने भी हमारे शहर के बड़े नाले हैं, रक्सिया, कलसिया, देवखड़ी, सभी की मॉनिटरिंग कर रही है और जितने भी नाले हैं उनमें सभी जगह अभी कहीं से ओवरफ्लो पानी की समस्या नहीं आई है, क्योंकि सफाई हो चुकी थी, चैनलाइजेशन हो गया था, तो उसमें से पानी ठीक मात्रा में निकल रहा है। प्रेमपुर लोशानी की तरफ भी अभी हमने अपनी टीम के साथ विजिट किया था। USDA का वहाँ जो काम चल रहा है वो थोड़ा सा ही काम बचा है, अभी उस पानी को भी वो थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहे हैं। तो ये हादसा खैर दुर्घटना हुई है, इसका तो हमें भी बहुत दुख है। हालांकि यहाँ पे रोड तो ठीक है पर थोड़ा टर्न है, इस वजह से वो डिसबैलेंस हो गए हों। प्रारंभिक जांच में तभी और कोई जांच निकल। दोस्तों, सुबह सुबह का समय था और यहाँ पर अब प्रशासन की एक घोर लापरवाही यहाँ पर दिखाई दे रही है। आज सुबह 7:30 बजे एक हंसता खेलता परिवार जिसमें 4 दिन का एक नवजात शिशु था जो डिलीवरी कराकर बड़ा किच्छा ले जा रहे थे, तो रास्ते में जिस जगह हम मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, बताया जा रहा है कि रोड में गड्ढा होने की वजह से बारिश के मौसम में गाड़ी का डिसबैलेंस हुआ, गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और गाड़ी सीधे नहर में जा गिरी, जिसमें दोस्तों नवजात शिशु के साथ साथ 3 लोगों की और मौत हो गई, यानी 4 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। 3 लोग अभी घायल हैं। यहाँ से इस नहर में वो गाड़ी बहकर ये मोड़ से आगे जाकर वहाँ पहुँची। जैसे ही फायर ब्रिगेड कर्मियों को पता चला, तुरंत मौके पर पहुँचे और उस गाड़ी को वहाँ से निकाला। दोस्तों, इसी रोड में बात करें तो थोड़ी दूर पहले ही रोड में साइड में पैराफिट लगे हुए हैं, जी हाँ, जिससे कि कोई भी चीज़ गाड़ी नहर के अंदर ना जाए। अगर वो पैराफिट यहाँ पर भी लगे होते तो ये इतना बड़ा हादसा नहीं होता और 4 जाने इसमें नहीं जाती। तो दोस्तों, सीधा सीधा ये जो है प्रशासन की नाकामी दिखाई देती है इस जगह पर, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। दोस्तों, उसके बाद ARTO मौके पर मुआयना करने के लिए पहुंचे। क्या कहा उन्होंने वो भी आपको बताएंगे, परिवार वालों का क्या कहना है वो भी आपको सुनाएंगे। इस जानकारी पर हमारे साथ हमारे संवाददाता रेहान खान जुड़ चुके हैं। रेहान, क्या कुछ पूरा मामला है? कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो फेल होते हुए नजर आ रहा है, खासतौर पर नगर निगम के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बारिश हुई, गड्ढा दिखाई नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं नगर निगम तो कटघरे में खड़ा हो ही रहा है। रेहान, आप सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है आपको? जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी बात। सर, सुबह 7:30 बजे का ये हादसा है जिसमें 4 दिन का एक नवजात शिशु था जिसकी डिलीवरी यहाँ पर हुई थी सुशीला तिवारी में, और परिवार उसको हंसी खुशी उसको लेकर जा रहा था। सुबह सुबह भारी बारिश हो रही थी जिसके कारण ड्राइवर को वो गड्ढा दिखाई नहीं दिया और ड्राइवर जो है गड्ढे में गाड़ी जाने के बाद डिसबैलेंस होकर सीधी नहर में जा गया।
उसके बाद वहाँ पे फायर ब्रिगेड का बराबर में ऑफिस था और ऑफिस से काफी लोग जो है बाहर निकल के आए, सुरक्षाकर्मी थे वो बाहर निकल के आए और उन्होंने जो है अपनी जद्दोजहद शुरू की, जिसमें वो 3 लोगों को बचा पाए, बाकी 4 लोग काफी दूर आगे जाकर बह गए, जिसमें 4 दिन के शिशु के साथ 4 लोगों की जो है मृत्यु हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें ड्राइवर भी जो है आईसीयू में अभी एडमिट है। सर लेकिन कहीं ना कहीं नगर निगम के ऊपर तो सवाल खड़ा हो ही रहा है रियान, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई, नगर निगम का क्या कुछ रवैया है अब आगे ऐसी कोई दुर्घटना ना हो उसके लिए प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, कोई जानकारी? देखिए वहां पर बताया जा रहा है, मैं आपको बताता चलूं कि जो रोड साइड में पैराफिट लगे हुए थे वो पैराफिट की कमी देखी गई, प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही वहां देखी गई कि आधे रोड में वो पैराफिट लगा दिए गए थे और आधा रोड जो है जो जहां पर टर्न है, जिस जगह पर ज्यादा जरूरी थे पैराफिट, वहां पर वो पैराफिट नहीं लगाए गए, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर वो पैराफिट वहां लगे होते तो उसकी वजह से एक हादसा जो था बच जाता, जो परिवार हंसी खुशी था और जिसमें इतना बड़ा मातम हुआ वो नहीं होता। अच्छा देखिए, जो बाकी 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं उनकी सेहत का क्या अपडेट है अब? आप सुन पा रहे हैं रियान? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री और प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नवीन कुमार के पहली बार लालकुआं पहुंचने पर स्थानीय व्यापारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने व्यापारियों हितों की रक्षा के लिए सरकार के हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया। नगर अध्यक्ष दीवान सिंह बिष्ट के नेतृत्व में हुई इस स्वागत समारोह में नवीन वर्मा ने धामी सरकार की व्यापार हित नीतियों और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश की प्रगति की सराहना की है। उन्होंने लालकुआं को कुमाऊं का प्रवेश द्वार बताते हुए व्यापारी महत्व पर जोर दिया। मंडल है यहाँ का, चाहे छोटी इकाई है लेकिन बहुत जुझारू लोग इसमें पहले से रहे हैं और यहाँ की जो कार्यशैली है, यहाँ की जो कार्य प्रणाली है वो बहुत संगठन की लिहाज से बहुत अच्छी रही है। तो मैं देवन भाई की टीम को भी बधाई देता हूँ। अब इनके चुनाव भी आने वाले हैं तो हमारे जिले कार्यकारिणी वाले जब उपयुक्त समय होगा वो चुनाव करवाएंगे। नई रेल का उद्घाटन था झांसी के लिए, उसमें सांसद जी का प्रोग्राम था, माननीय सांसद जी का, तो हमको पता नहीं था कि हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी भी आने वाले हैं, तो भव्य रूप से अनाउंसमेंट करके व्यापारी को बुलाया जाता। एक सूक्ष्म हमने जलपान की व्यवस्था थी और स्वागत किया उनका पहली बार लालकुआं आने पर राज्य मंत्री बनने के बाद। हिंदू सेवा मंडल द्वारा 1121 लावारिस शवों की अस्थियों को हरिद्वार के हर की पौड़ी में विधि विधान तरीके से विसर्जित किया गया। अस्थि कलश लाने के बाद सभी को श्रद्धानुसार अर्पित करते हुए मोक्ष की कामना करी। राजस्थान के जोधपुर मारवाड़ की संस्था हिंदू सेवा मंडल द्वारा राजस्थान के जोधपुर से 1121 लावारिस लोगों की अस्थियों को हरिद्वार लाया गया, जहां तीर्थ पुरोहितों ने विधि विधान से मां गंगा में सामूहिक रूप से अस्थियों के विसर्जन का काम किया। पूरा प्रोग्राम हिंदू सेवा मंडल जोधपुर गत 100 वर्षों से अधिक समय से मानव मात्र की सेवा में समर्पित है। यह विभिन्न सेवा कार्यों के साथ लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करना एवं उनकी अस्थियों को मां गंगा की गोद में मोक्ष हेतु प्रवाहित करना, इसी के अंतर्गत हम 2-2.5 साल में एक बार आते हैं। प्रतिवर्ष हमारे अध्यक्ष महेश कुमार जी जाजड़ा, हमारे संस्कार मंत्री राकेश जी गौड़, कोषाध्यक्ष कैलाश जी जाजू सहित विभिन्न पदाधिकारियों की देखरेख में प्रतिवर्ष 300 से 400 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है और जो अज्ञात शव हैं या जो बिल्कुल असहाय लोग हैं जिनका कोई भी अंतिम संस्कार नहीं कर सकता, उनका हम अंतिम संस्कार करते हुए उनको हम मोक्ष के लिए मां गंगा की गोद में विसर्जन के लिए लेके आते हैं। इस बार हम 23 तारीख को वहां से प्रस्थान करते हुए उससे पूर्व सभी अस्थियों को जोधपुर में गीता जी का पाठ सुनवाया गया। गीता जी के पाठ के पश्चात उन अस्थियों को हरिद्वार मां गंगा की गोद में विराजित किया गया और आज माननीय यहाँ के क्षेत्रीय विधायक मदन जी कौशिक साहब के सानिध्य में, गंगा सभा के सानिध्य में 1,121 अस्थियों को मां गंगा की गोद में विसर्जित किया जा।
रुड़की की गंगनहर पुलिस ने लगातार बढ़ रही चोरी की वारदात पर लगाम कसते हुए बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस ने 12वीं गिरोह के 2 सदस्य अंकुश और काले को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी हुई लाखों की ज्वेलरी और नकदी बरामद की गई। एसएसपी के निर्देश पर गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिरों की मदद से आरोपियों को पकड़ा है। हालांकि इस मामले में गिरोह के 2 अन्य सदस्य फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। क्या सामने आया है? देखिए, 10 जून को एक सूचना एकता मोयाल जो प्रीत बिहार में रहती है, उन्होंने एक सूचना दी कि उनके घर में दिन के समय चोरों ने उनके घर का सामान और ज्वेलरी चुराई है। इमीडिएट थाने ने रिस्पांस किया, घटनाक्रम हुआ था तो उसके बाद इमीडिएट मुकदमा दर्ज करके कोतवाल साहब जिस टीम को लीड कर रहे थे, हमारे एसएसआई के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। हमारे कुछ लड़कों ने प्राइवेट में रह के काम किया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, उस पर्टिकुलर एरिया का डंप डेटा लिया गया, तो फाइनली कुछ संदिग्ध हमारी पड़ताल में निकले। उन संदिग्धों को लेकर के हमने अपने मुखबिरों को भी इंटीमेट किया था और थाने की टीम प्राइवेट में लगातार उसमें काम कर रही थी। और जो हुलिया मिला हमने अदर स्टेट अदर डिस्ट्रिक्ट से भी उनको शेयर किया, तो ये पता लगा कि ये दूसरे स्टेट से आने के ये लोग काम करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए खबर उत्तराखंड में उतना ही, लेकिन ये बताते हुए कि बाकी हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए सिर्फ तहलका डिजिटल।